अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, जीन पूल। अब बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन की डेफिनेशन की बात करें, एनी ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी दैट एग्जिस्ट टुगेदर इन बोथ टाइम एंड स्पेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। एक ख़ास वक्त पर एक ख़ास जगह पर एक ही स्पीशी के डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म अगर वो रह रहे होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। अब उस बच्चे पॉपुलेशन के अंदर उन स्पीशीज़ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर जितने भी अलील्स या जितने भी जीन्स मौजूद होंगे तो उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? जीन पूल बोलते हैं। ऑल द जीन्स alleles found in a breeding population at a given time are collectively called the gene pool, and it is the total genetic information encoded in the total genes in a breeding population existing at a given time। मतलब एक टाइम के अंदर उस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स हैं और वह जितनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इनकोड कर रहे हैं उसको ओवरऑल हम क्या बोलेंगे? जीन पूल बोलेंगे। If we imagine population not as a group of individual but as a group of individually segregating and randomly assorting allele, we can understand the concept of bean bag genetics। मीन वैसे तो हमें पता है कि जो पॉपुलेशन होती है वो बच्चे किसका, वो कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स का कम्बिनेशन होता है ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं। अब हम ये जस्ट सपोज करते हैं कि उस पॉपुलेशन के अंदर बच्चे वो रैंडमली सेग्रीगेटिंग और रैंडमली अजॉर्टिंग अलील मौजूद है, तो फिर वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है बीन बैग जेनेटिक्स। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि वो जो अलील हैं वो बीन्स की तरह हैं, मतलब वो जो फलियाँ से होती हैं, वो जो दाने से होते हैं, और वो सारे के सारे जो बीन्स हैं, वो सब सारे के सारे जो बीन्स हैं वो किसके अंदर इनक्लोज हुए हैं? एक बीन बैग के अंदर। एंड द इंटायर बीन बैग फुल ऑफ बीन इज़ द जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन। अब मतलब वो जो बीन बैग है समझो वो पूरी की पूरी क्या है? पॉपुलेशन है, और उसके अंदर जितने भी वो बीन्स पड़े हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एलील्स, और उनके कम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? जीन पूल बोलेंगे। अब बच्चे इस बीन बैग के अंदर हम देखें, कोई भी जो बच्चे जो ट्रेट होती है उस ट्रेट को डिफरेंट जीन्स क्या कर रहे होते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं। या हम कह सकते हैं कि उन जो ट्रेट्स हैं उनको डिफरेंट एलील्स क्या कर रहे होते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस बीन बैग कंसेप्ट के अंदर हम एट द सेम टाइम मतलब डिफरेंट जो ट्रेट्स हैं उन डिफरेंट ट्रेट्स के जितने भी एलील्स हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं, या बाद दफ़ा हम जस्ट वन ट्रेट लेते हैं, वन ट्रेट पे फोकस करते हैं और फिर उस वन सिंगल ट्रेट या वन ट्रेट उसको जितने भी जो उसके जो एलील्स हैं उसको जो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। वी कैन फोकस ऑन सम सबसेट सच एज ऑल द अलील्स ऑफ अ सिंगल ट्रेट। एक ही ट्रेट जैसे कि स्किन कलर है या बॉडी का कलर है, हेयर के कलर है, मतलब एट द सेम टाइम वन सिंगल ट्रेट लेंगे और फिर उसको जितने भी अलील्स कंट्रोल कर रहे हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। और नेक्स्ट बच्चे ये बताया गया फॉर कन्वीनियंस वी कैन फोकस ऑन द जीन पूल ऑफ अ सिंगल पार्टिकुलर ट्रेट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बताई गई है कि अगर हमारे पास 100 डिप्लॉयड प्लांट्स हैं और उनके हम कलर की बात करते हैं, फ्लावर के कलर की बात करते हैं कि एक के जो फ्लावर मतलब वहाँ पर कुछ के जो फ्लावर हैं वो रेड कलर के हैं और कुछ के जो फ्लावर हैं वो वाइट कलर के हैं। अब बच्चे आपने याद रखना है कि जो एक जीन होता है, जीन, अब बच्चे उसके एट वन टाइम उसके दो अलील मौजूद होंगे। अब जीन क्या है, अलील क्या भी हम डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल आपने याद रखना है कि जो एक जीन है उसके अलील मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन एट वन टाइम उसके दो अलील मौजूद होंगे। अब अगर वो 100 प्लांट्स हैं तो उनके अंदर जो टोटल अलील्स होंगे बच्चे वो कितने होंगे? वो 200 होंगे। टोटल अलील कितने होंगे? 200 होंगे। और हम इसे क्या बोलेंगे? एक किस्म का ये भी क्या है? जीन पूल है। मतलब एक एक जो ट्रेड थी, एक जो उनकी ये ट्रेड थी उसको जितने भी अलील कंट्रोल कर रहे हैं इस केस के अंदर वो कितने हैं? वो 200। और बच्चे वो फिर डोमिनेंट भी हो सकते हैं, वो हमारे पास रिसेसिव भी सकते हैं, मतलब कैपिटल आर भी हैं और स्मॉल आर भी। एंड जंपिंग जीन्स डू नॉट सेटल स्पेशली peacefully on their loci, they keep on hopping on different loci on the same chromosome or other chromosome। ये जंपिंग जीन्स की डेफिनेशन है कि जो जंपिंग जीन्स होते हैं वो अपने ही लोकस पर नहीं रहते बल्कि वो क्या करते रहते हैं? जंप करते रहते हैं। वैसे लोकस किसे बोलते हैं? कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की जो पोजीशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। अब बच्चे हम बात करते हैं जीन्स हम किसे बोलते हैं। देखें बच्चे, जितनी भी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है? बच्चे वो जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। अब हमें पता है बच्चे कि जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम किससे बने हुए हैं? डीएनए और प्रोटीन से। और जो डीएनए होता है बच्चे उसके अंदर उसके स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद होता है,
और ये जो जीन है, ये जीन एक्चुअली वही डीएनए का सीक्वेंस ही तो है। मतलब डीएनए का जो एक स्पेसिफिक बेस का जो सीक्वेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जीन बोलेंगे। और ये जीन होते हैं, दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। और क्रोमोसोम के ऊपर इन जीन की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। अब बच्चे डिफरेंट जो हमारे पास जो जनरेशन्स होती हैं, उन जनरेशन्स के अमोंग जितनी भी रिजेंबलेंस होगी, उनके पास जितनी भी सिमिलरिटीज़ होंगी, उनकी रीज़न भी क्या होती है, जीन्स। मतलब उन सिमिलरिटीज़ का रिस्पॉन्सिबल भी कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। अब अगर उन जनरेशन के दरमियान अगर डिस्टिंक्टिव वाज अगर वेरिएशन आती हैं, तो वो वेरिएशन भी किसकी वजह से आती हैं, वो भी जीन्स की वजह से आती हैं। अब अगर ये जीन्स मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, मतलब पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर अगर ये इंटैक्ट फॉर्म में जाएंगे, इंटैक्ट पेरेंटल कम्बिनेशन में जाएंगे, मीनिंग अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगी, तो फिर वहाँ पर जो सिमिलरिटीज़ होंगी दे विल रिमेन कंजर्व्ड। मतलब वो बिल्कुल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम आगे जो है वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन अगर इन जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन आएगी, ये जगल करेंगे, शफल करेंगे, तो फिर उसकी वजह से क्या आ जाती हैं, वेरिएशन आ जाती हैं। अब ये जो हमारे पास ये जो जीन्स होते हैं ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। जीन फॉर्म पेयर्स ऑन द पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और इनका जीन का जो एक मेंबर होता है वो एक होमोलोग पर होता है, और उनका जो दूसरा मेंबर होता है वो दूसरे होमोलोग पर होता है। और इन्हीं जीन पेयर की अल्टरनेटिव फॉर्म को, ये जीन के पार्टनर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, अलील बोलते हैं। और बच्चे इसी तरह अब इन जीन पेयर का जो एक अलील होगा वो each allele of a gene pair occupies the same gene locus on its respective homolog and both alleles on one locus may be identical or different। अभी हम इसको डायग्राम से भी तुझे देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये बच्चे दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये इनके ऊपर बच्चे ये सेम जीन है, ये भी आपस में सेम जीन है, लेकिन इन दोनों की बात करेंगे तो ये आपस में क्या है, ये डिफरेंट जीन है। अब इन जीन के ऊपर इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म इन अलील्स दिए गए हैं। अब देखें यहाँ पर दोनों के दोनों अलील क्या हैं, वो सेम है। ये दोनों के दोनों अलील डिफरेंट है, लेकिन एक ही जीन के अलील हैं, अलील्स ऑफ द सेम जीन। अब अगर वो दोनों अलील सेम होंगे तो उन्हें होमोजाइगस अलील बोलेंगे, और अगर वो डिफरेंट होंगे तो उन्हें हेट्रोजाइगस बोलेंगे। अब जो डोमिनेंट वाला होता है उसे हम बच्चे कैपिटल से डिनोट करते हैं, जो रिसेसिव वाला होता है उसे हम स्मॉल से डिनोट करते हैं। अब होमोजाइगस के अंदर फिर टू टाइप्स आ जाती हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव। अगर दोनों कैपिटल सी होंगे तो उन्हें बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट अलील। अगर दोनों स्मॉल सी होंगे, अब होमोजाइगस भी हैं रिसेसिव भी हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव अलील। अगर एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा, मीन एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, तो फिर हम उन्हें क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस अलील बोलेंगे। अब बच्चे नेक्स्ट यहाँ पर दिखाया गया कि जीनोटाइप और फिनोटाइप किसे बोलते हैं। देखें बच्चे फिनोटाइप किसे बोलते हैं, इट इज़ द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट। कोई भी ट्रेट की जो अपीयरेंस होती है, जैसे कोई फ्लावर का जो कलर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप हम किसे बोलते हैं, इट इज़ द जेनेटिक कंप्लीमेंट द जीन्स इन एन इंडिविजुअल फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट, के उस पार्टिकुलर ट्रेट को कौन से जीन कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी कम्बिनेशन क्या, उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। अब जैसे फ्लावर की बात करें तो फ्लावर कलर बच्चे वो रेड भी हो सकता है, वो वाइट भी हो सकता है। अब फ्लावर का कलर वो क्या है, ट्रेट, और वो ट्रेट किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही, रेड कलर के अंदर या वाइट कलर के अंदर, फिर उन्हें क्या बोलेंगे, उस ट्रेट की टू फिनोटाइप बोलेंगे कि जब उसका कलर रेड होगा या उसका कलर वाइट होगा। अब कौन सा फ्लावर रेड होगा, कौन सा जो फ्लावर है वो वाइट कलर का होगा, ये किसने डिटरमाइन करना है बच्चे, ये उस कलर जीन के अलील्स ने डिटरमाइन करना। मीन अगर वो अलील कैपिटल आर वाला डोमिनेंट वाला होगा तो उस फ्लावर कलर क्या होगा बच्चे, वो रेड होगा। अगर वहाँ पर रिसेसिव अलील मौजूद होगा तो फिर उसका कलर क्या होगा, वाइट होगा। मीन फिर ये जो कैपिटल आर ये स्मॉल आर है, ये उसकी जीनोटाइप के अंदर आ जाएंगे, और उसका जो कलर होगा वो उसकी फिनोटाइप के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें। होमोलोगस क्रोमोसोम किन्हें बोलते हैं बच्चे, देखें होमोलोगस क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ क्रोमोसोम। ये मतलब वो क्रोमोसोम आपस में पेयर बनाते हैं जिनकी लेंथ भी सेम होती है, जिनकी सेंट्रोमेयर की पोजीशन भी सेम होती है, जिनके ऊपर जिनका स्टेनिंग पैटर्न भी सेम होता है, और जिनके अंदर जो बच्चे जो जीन्स हैं उनके क्रॉसपेंडिंग लोसाई वो भी सेम होते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये देखें आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। और बच्चे जो एक होमोलोग होता है वो जो ऑर्गेनिज्म की मदर से आता है, और जो दूसरा होमोलोग होता है वो उसके फादर से आता है। अब यहाँ पर हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस की बात करें। अब बच्चे देखें हमने कहा था कैपिटल आर होगा तो उसको भी होमोजाइगस बोलेंगे, स्मॉल आर होगा तो उसे भी
होमोजाइगस बोलेंगे। इसी तरह अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर आ जाए इसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे। अब इसको देख लेते हैं। इट हैज़ 2 सेम कॉपीज़ ऑफ द सेम अलील कोडिंग फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट। देखें बच्चे, एक ही अलील है और उस अलील की जो दोनों कॉपीज़ है वो भी सेम है। इधर भी एक ही अलील है, मतलब चलो स्मॉल आ रहा है लेकिन कॉपीज़ उसकी दोनों क्या हैं, सेम है। लेकिन बच्चे इधर हमारे पास जो है जो अलील की जो कॉपीज़ हैं वो डिफरेंट है। एक मतलब कि डोमिनेंट वाला, एक हमारे पास रिसेसिव, उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, होमोजाइगस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ अलील आइदर डोमिनेंट आर रिसेसिव। कि उनके अंदर एक या दोनों के दोनों डोमिनेंट होंगे या दोनों के दोनों रिसेसिव होंगे। लेकिन हेट्रोजाइगस के अंदर दोनों अलील डिफरेंट होंगे, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। अगर इनकी हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं होमोजाइगस की, तो इनके बच्चे सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने से इनकी जो ऑफ स्प्रिंग आएगी वो बिल्कुल जो होंगी वो पेरेंट की तरह ही होंगी, उनके अंदर कोई किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट कम्बिनेशन आ सकती है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें, यहाँ पर जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो वन टाइप के बनेंगे। लेट्स सपोज हम बात करते हैं ये हमारे पास होमोजाइगस था। अब इसमें बच्चे जितने भी गैमेट्स बनेंगे उन सब के अंदर कौन सा लील जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। तो इन सब के जो गैमेट्स बन रहे हैं वो सेम बन रहे हैं। लेकिन हेट्रोजाइगस के अंदर कुछ ऐसे गैमेट्स होंगे जिनके अंदर कैपिटल आर लील जाएगा और कुछ ऐसे गैमेट्स होंगे जिनके अंदर स्मॉल आर लील जाएगा। तो मीन यहाँ पर गैमेट डिफरेंट है, 2 टाइप्स के बनेंगे। और होमोजाइगस के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो जस्ट 1 टाइप के बनते हैं। नेक्स्ट बच्चे बात करें तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट बस होता है, जैसे मैंने ये एग्जांपल बता दी। और ये होमोजाइगस क्या है, रिसेसिव। लेकिन ये क्या होंगे, ये हेट्रोजाइगस होंगे। इनके अंदर दोनों जो अलील होंगे वो डिफरेंट होंगे और वो कंप्लीट डोमिनेंस भी शो कर सकते हैं, को डोमिनेंस शो भी कर सकते हैं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे अगेन यहाँ पर बताया गया होमोजाइगस, एक सेल को हम होमोजाइगस कब बोलेंगे, अगर उसके जीन के जो दोनों अलील हैं वो क्या हों, वो सेम हो। और उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, होमोजाइगोट। हेट्रोजाइगस किसे बोलते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोजाइगस बच्चे उस वक्त बोलेंगे जब उसके सेल के अंदर जो एक ही जीन के जो दोनों के दोनों अलील हों वो डिफरेंट हों। और उस सेल या ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे बच्चे, हेट्रोजाइगोट बोलेंगे। आपको देखें ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। और ये दोनों के दोनों क्या हैं बच्चे, हेट्रोजाइगस हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ही जीन के जो दोनों अलील हैं वो क्या हैं, वो डिफरेंट है। एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। नेक्स्ट बच्चे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें, जॉर्ज मेंडल, जॉन मेंडल, इसका बच्चे जो ड्यूरेशन था, इसका टाइम पीरियड वो था 1822 से लेकर 1884 तक। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द क्लासिकल जेनेटिक्स। बच्चे ये भी एमसीक्यू है कि इसने क्लासिकल जेनेटिक्स का कंसेप्ट दिया था। और इसने 2 लॉ बच्चे दिए थे, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम इनको डिटेल से पढ़ना। ही वाज अ प्रेस्ट, ही परफॉर्म सीरीज ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। इसने बच्चे पाइसम सैटिवम, ये पी का जो है वो साइंटिफिक नेम है, इस पर इसने सीरीज ऑफ अपने मोनेस्ट्री गार्डन के अंदर 11 ईयर इस पी के ऊपर क्या किया था, काम किया था। अब उसने इस पाइसम सैटिवम को, इस पी को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चूज़ किया था, क्योंकि बच्चे इसको ग्रो कराना आसान था और उसके अलावा ये गार्डन के अंदर आसानी से ग्रू कर जाता था। उसके जो फ्लावर थे वो हर्मेफ्रोडाइट थे, मीन उनके ऊपर मेल पार्ट भी था और फीमेल पार्ट भी था। और उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती थी, उनको क्रॉस फर्टिलाइज भी करवाया जा सकता था। और उसके जो जनरेशन के दरमियान जो पीरियड है वो बहुत शॉर्ट होता था, इसी वजह से वो थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकता था। और उसके अलावा उसकी जो ट्रेड्स होती हैं बड़ी डिस्टिंक्टिव, बड़ी वाजे होती हैं। जो हर ट्रेड होती हैं उसकी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म या वराइटीज़ होती हैं। मीन सीड शेप की बात करेंगे तो या वो राउंड होगा या वो रिंकल्ड फिनोटाइप होगी। उसके कलर की बात करेंगे या वो ग्रीन होगा या वो येलो होगा। उसकी लेंथ हाइट की बात करेंगे या वो टॉल होगा या वो शॉर्ट होगा। और उसने इस तरह की 7 सच पेयर्स, मतलब उनने करेक्टरिस्टिक इन फिनोटाइप्स के 7 पेयर्स को उसने क्या किया था, स्टडी किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर उसने जिन प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाया तो उनकी जस्ट सिंगल ट्रेट को स्टडी करेंगे, टोटल एक ही सिंगल ट्रेट को। उससे पहले उसने बच्चे उनकी ट्रू ब्रीडिंग लाइंस या ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ बनाई हर एक ट्रेट की। ही फर्स्ट इस्टेब्लिश ट्रू ब्रीडिंग लाइंस आर वैरायटीज़ ऑफ ईच ट्रेट। अब ट्रू ब्रीडिंग बच्चे कौन सी होती है, ट्रू ब्रीडिंग हमारे पास वो वैरायटी होती है कि जब उसकी हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो हमेशा जो उसके ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट की तरह होंगे। मतलब अगर हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग, अगर हमारे पास राउंड सीड प्लांट है तो इन राउंड की जब भी हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो ऑलवेज जो ऑफ स्प्रिंग के अंदर आएंगे वो भी राउंड आएंगे। इसी तरह हम बात करें ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड प्लांट्स की, तो बच्चे अगर उनके सीड रिंकल्ड हैं, जब भी उनकी आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो ऑलवेज उनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो रिंकल्ड वाले होंगे। अब इसी तरह टोटल बच्चे हमारे पास उसके पास जो वो 7 करेक्टरिस्टिक थी जिनकी आपस में फिर 2 डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस थी, मतलब टोटल कितनी हो जाएंगी 4। तो उसने 14, उसने टोटल जो है वो 14 प्योर ब्रीडिंग लाइन्स बना कर रख ली थी। करेक्टरिस्टिक टोटल 7 थे, जैसे सीड कलर
कलर है वो करेक्टरिस्टिक एक है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव फॉर्म वो दो हैं, राउंड, रिंकल। तो टोटल करेक्टरिस्टिक 7 थी, लेकिन उनकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म थी वो टोटल कितनी थी, 14, और उसने उन 14 की ट्रू ब्रीडिंग पर आकर रखी और बाद में उनको आपस में क्रॉस फर्टिलाइज भी किया था। एंड और जब जब उसने क्रॉस फर्टिलाइज किया, जब उसने एट द सेम टाइम वन करेक्टर को देखा, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। After establishing 14 different breeding lines of 7 character, he cross fertilized plants that differ in one character only. जब वो एक character को at a time study करेगा, the offspring such a cross are called the mono hybrid. और first of all उसने बच्चे कौन सी characteristic को स्टडी किया था, उनकी सीड शेप को, मतलब उसने ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट्स को, मेल प्लांट्स को उसने ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड फीमेल प्लांट्स से क्या किया था, उनको क्रॉस फर्टिलाइज किया था। एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड वाले प्लांट्स हैं और एक ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड वाले प्लांट्स हैं। अब उसको बच्चे उसने क्रॉस फर्टिलाइज किया। ये देखिए, ये हमारे पास उसके टोटल बच्चे ये जो सेवन उसकी जो ट्रेड्स हैं और उनके ये टू अल्टरनेटिव फॉर्म, मतलब सीड शेप है वो राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, कलर जो है येलो होगा या वो ग्रीन होगा, इन्फ्लेम जो पॉड शेप है या वो इन्फ्लेटेड होगी या कंस्ट्रिक्टेड, इस तरह ये टोटल उसकी जो 7 करेक्टरिस्टिक। अब बच्चे देखें, अब जब उसने उन दोनों को क्रॉस फर्टिलाइज करवाया, तो क्रॉस फर्टिलाइज के बाद ये देखें, ये हमारे पास, अब यहाँ पर एक मिनट, ये देखें, ये कैपिटल आर, ये क्या है, ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड शेप प्लांट्स हैं, और कैपिटल आर स्मॉल आर ये बचे हैं रिंकल्ड शेप ट्रू ब्रीडिंग सीड प्लांट्स। अब ये जो दोनों आपस में जिनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, इनको बच्चे हम बोलते हैं P1, मीन दिस इज द पेरेंटल जनरेशन। देखें, ही कॉल्ड इट फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। ये जो P1 है ये मतलब पेरेंटल उनको बोल रहा है जिनको आपस में क्रॉस करवा रहा है, मतलब ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट्स और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड प्लांट्स, उनको क्या बोलते हैं, P1 बोलते हैं, मतलब उनको फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं। और उनके आगे फिर जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे उनको क्या बोलेंगे बच्चे, उनको बोलेंगे फर्स्ट फ्लेयल जनरेशन आर F1। तो उसने क्या देखा कि जब उसने ट्रू ब्रीडिंग राउंड को ट्रू ब्रीडिंग रिंकल से करवाया, तो F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स आए थे बच्चे, उनके सब के जो सीड्स थे वो क्या थे, वो राउंड थे। ऑल F1 ऑफ स्प्रिंग वर राउंड लाइक वन ऑफ द पेरेंट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो रिंकल्ड फिनोटाइप थी वो अपेयर ही नहीं हुई, और फिर उसने क्या कहा था कि जो राउंड है उसने रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेट किया, और ये डोमिनेंस जो थी वो ये कंप्लीट डोमिनेंस थी, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी किस्म का इंटरमीडिएट शेप नहीं आई थी। तो फिर उसने यहाँ पर क्या कहा कि जो F1 के अंदर जो ट्रेट अपेयर हुई है उसको बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट, और जो मास्क हो गई है, जो शो नहीं हुई, उसे हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसने क्या किया, इन्हीं F1 मोनो हाइब्रिड को आपस में सेल्फ फर्टिलाइज किया, और उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन से जो F2 जनरेशन आएगी, जो F2 प्रोजेनी आएगी, जो F2 जो सेकंड फ्लेयर जनरेशन आएगी। अब बच्चे उसके अंदर उसने क्या देखा कि टोटल 4 सीड में से जो 3 थे, मतलब 3/4 वो राउंड थे, और 1/4 मतलब उनमें से जो एक था, 4 में से जो एक था वो हमारे पास क्या आया था, वो रिंकल्ड आया था। इसी तरह 1/1 उसने सब करेक्टरिस्टिक को स्टडी किया था, सब के अंदर जो रेशो आ रही थी F2 के अंदर वो 3:1 आ रही थी। अब उसने एक स्टेप फर्दर प्रोसीड किया, उसने F2 जो थे उनको आपस में फिर बच्चे सेल्फ फर्टिलाइज किया, और उसे कौन सी जनरेशन आई, F3 आई। अब यहाँ पे देखें बच्चे, गौर से बात सुनिए, जो राउंड थे वो कितने थे, 3, रिंकल्ड कितने थे, 1, ये मैं F2 की मैंने लिख दी। अब बनाने जा रहे हैं F3। अब उसने क्या देखा कि जो राउंड थे ना 3, उन 3 में से जो एक राउंड था, मीन 1/3, जो 3 में से एक राउंड था, उसने जस्ट आगे जाके क्या प्रोड्यूस किए थे, फिर F3 के अंदर उसने राउंड सीड प्रोड्यूस किए थे। लेकिन इन 3 में से जो 2 थे, मतलब 2/3 थे, उन्होंने बाद में राउंड भी किए और रिंकल्ड भी किए थे, और उनकी रेशो क्या आई थी यहाँ पर, 3:1। दोबारा बच्चे सुन लें, जब उसने F2 के अंदर तो रेशो 3:1 आ गई थी, 3 राउंड थे, 1 क्या था बच्चे, वो रिंकल्ड था। अब उसने अगेन उनकी आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, जिससे उसके पास आई है जनरेशन F3। अब F3 के अंदर उसने क्या देखा कि जो F2 के अंदर 3 राउंड थे, उनमें से आगे जो 1 होगा, 1 जस्ट वो F3 के अंदर राउंड प्रोड्यूस करेगा, और जो 2/3 थे F2 के जो 2/3 थे वो नेक्स्ट F3 के अंदर राउंड भी प्रोड्यूस करेंगे, रिंकल भी प्रोड्यूस करेंगे, और 3:1 से प्रोड्यूस करेंगे। अब आ जाता है ये वाला 1, ये F2 का था, इसने F3 के अंदर इसने जस्ट रिंकल्ड ही प्रोड्यूस करने। तो फिर उसने कंक्लूड क्या किया, उसने कंक्लूड ये किया कि F2 के अंदर जो टोटल
F2 के अंदर जो टोटल 3 राउंड थे उनमें से जो एक था वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह था, और बच्चे जो उनमें से जो 2 थे वो किस तरह के थे, जो 2/3 थे वो F1 जनरेशन की तरह थे। एक्चुअली था क्या कि ये जो 1 था ये बच्चे ये था होमोजाइगस डोमिनेंट और ये पेरेंट की तरह था, और ये जो 2 थे ये थे हेट्रोजाइगस और ये F1 की तरह थे। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखें ये बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल P1 जो है ये देखें, ये उसकी पेरेंटल जनरेशन आ गई, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ये वाला राउंड, ये वाला रिंकल्ड। अब F1 जनरेशन में अगर आप गौर से देखें सारे हेट्रोजाइगस आ गए। अब चूंकि जो कैपिटल आर था वो डोमिनेंट था तो ये दोनों के दोनों क्या आ गए हैं, ये राउंड सीड शेप आ गए। जब इनके आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे बच्चे, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। देखिए ये कौन से प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी प्रोड्यूस करेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इसकी यहाँ पर बच्चे हम जब फिनोटिपिकली देखेंगे तो आएगी 3:1, मतलब जो 3 आएंगे वो राउंड आएंगे, 1 क्या आएगा, रिंकल्ड आएगा। लेकिन उनको जब जीनोटिपिकली देखेंगे तो ये उनकी जीनोटिपिक जो रेशो आती है बच्चे, उनकी जीनोटिपिक रेशो हमारे पास आती है 1:2:1, 1:2:1। 1:2:1 का मतलब क्या है कि जो 1 होगा वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, जो 2 होंगे वो हेट्रोजाइगस होंगे, और फिर जो 1 होगा वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा। ये बच्चे देखें पहला क्या है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये किस से मैच कर रहा है, अपने पेरेंट से मैच कर रहा है। और ये जो 2 हेट्रोजाइगस पड़े हैं ये किस से मैच कर रहे हैं, ये F1 से मैच कर रहे हैं। और फिर हमारे पास जो रिंकल्ड वाला है रिसेस है वो भी किससे मैच कर रहा है, वो भी पेरेंट से मैच कर रहा है। ये आपको मैंने बता दिया है कि जीनोटाइप के लिहाज से फिनोटिपिक रेशो 3:1 है, जीनोटिपिक रेशो वो 1:2:1 है। जो टोटल 4 है उनमें से जो 1 की जीनोटाइप है वो पेरेंट से मैच कर रही है, जो 2 की जीनोटाइप है जो हेट्रोजाइगोट है वो F1 से मैच कर रहे हैं, और जो रिंकल्ड वाला वो भी अपने पेरेंट से ही मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चे मेंडल्स इंटरप्रिटेशन की बात करें। मेंडल प्रपोज दैट ईच कंट्रास्टिंग trait मतलब roundness or wrinkleness of a seed was determined by particularly heredity factor which is called the elementon। मतलब ये जो एलिमेंटन होते हैं ये हेरिडिटी फैक्टर होते हैं, और यही उस ट्रेट को डिटरमाइन करेंगे कि वो राउंड आएगी या रिंकल्ड आएगी। एंड दीज फैक्टर्स कैरिंग द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स। एंड ईच पी प्लांट हैज़ अ पेयर ऑफ दिस फैक्टर, one derived from male parent and one derived from the female parent, and both of these factors together complete controlled expression ऑफ अ ट्रेट। मतलब ये जब दोनों मिलेंगे तो फिर उस ट्रेट की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे। और बच्चे इसने यहाँ पर कैपिटल लेटर दिया था डोमिनेंट के लिए और रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर से उनको रिप्रेजेंट किया था, और बाद के अंदर जॉनसन साइंटिस्ट ने इन्हीं एलिमेंटन को नाम क्या दे दिया था, जीन्स का नाम दे दिया था। और बच्चे अब उसकी जो ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड शेप प्लांट से उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट। इस तरह जो रिंकल्ड वाले हैं उनको बच्चे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर जब दोनों के बच्चे जब वो गैमेट्स बनेंगे तो ये अलील्स क्या होंगे, अलग होंगे, फिर जाइगोट के अंदर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। व्हेन बोथ द अलील्स ऑफ अ जीन पेयर इन एन ऑर्गेनिज्म, बच्चे अगर वो दोनों सेम होंगे उसे हम होमोजाइगस बोलेंगे, अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो उन्हें हम हेट्रोजाइगोट बोलेंगे। अब ये देखिए ये बच्चे गैमेट्स बन रहे हैं, और उसके अंदर ये F1 के जब आगे गैमेट्स बनेंगे तो इन अलील्स ने क्या होना है, सेग्रीगेट होना है। जो एक गैमेट होगा उसके अंदर कैपिटल आर जाएगा अलील, और एक गैमेट के अंदर क्या जाएगा, स्मॉल आर जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। अब देखें बच्चे मेंडल्स ने भी यही कहा था कि जब गैमेट्स फॉर्मेशन होती है तो उस वक्त ये दोनों के दोनों जो अलील्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और एक गैमेट के अंदर एक ही अलील जाएगा, मतलब हाफ के अंदर एक अलील होगा, हाफ के अंदर एक अलील होगा। और उनके बाद में जो फर्टिलाइजेशन थी वो भी रैंडम होगी, और अगर मेल वाला कैपिटल आर वाला है, अगर वो स्मॉल आर मतलब वो फीमेल अगर वो फर्टिलाइज करता है तो जो जाइगोट बनेगा अगेन उसके अंदर दोनों अलील आ जाएंगे, एक कैपिटल आर वाला होगा और एक स्मॉल आर वाला होगा। अगर अब इसको कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले को हम क्या बोलेंगे बच्चे, वो हेट्रोजाइगोट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर 2 डिफरेंट अलील्स हैं, एक कैपिटल वाला और एक स्मॉल वाला। इसी तरह जो F1 जनरेशन आई थी, अब बच्चे सीड शेप के अंदर हमने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी देखा था तो वो भी सारे के सारे क्या थे, हेट्रोजाइगस थे। उनकी सब की सब फिनोटाइप थी वो क्या थी, राउंड थी, और उनकी जीनोटाइप क्या थी, हेट्रोजाइगस। जीनोटाइप हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप क्या थी, वो उनकी राउंड थी। और उसने यही कहा था कि जो अलील्स होते हैं वो गैमेट्स फॉर्मेशन के वक्त क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। पुनेट सेगर ने क्या चीज़ इंडिकेट की कि जो F2 जो प्रोजेनी आ रही है हमारे पास उसके अंदर, आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि जो 1/4 थे, 1/4 थे वो होमोजाइगस डोमिनेंट थे, जो 2/4 थे वो हमारे पास क्या थे, हेट्रोजाइगस थे, और फिर जो 1/4 थे वो होमोजाइगस रिसेसिव थे। और बच्चे इनकी फिनोटिपिक रेशो वो कितनी आएगी, 3:1 आएगी, और जो जीनोटिपिक रेशो आएगी F3 के अंदर वो आएगी 1:2:1। और इसने उसी तरह बच्चे जो इन सब जो 7 जो करेक्टरिस्टिक उनको 1/1 स्टडी किया, और फिर उसने क्या दिया था, मेंडल्स लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बच्चे क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द टू को एग्जिस्टिंग अलील्स ऑफ ईच trait in an individual segregate from each other at meiosis so that each gamete receive only one of the two alleles, and alleles unite again at random fertilization of the gametes when zygote is formed, and this law is also called the law of purity of गैमेट। मतलब वही बचे कि जब गैमेट्स बनने हैं उन दोनों अलील्स ने सेग्रीगेट होना है, एक अलील के अंदर एक गैमेट के अंदर एक अलील जाएगा, एक गैमेट के अंदर अलील एक अलील जाएगा। जब फर्टिलाइजेशन होना है, जब उन दोनों गैमेट्स ने दोबारा मिलना है तो उनके अंदर दोबारा अलील क्या हो जाएंगे? वो इकट्ठे हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे हम टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। टेस्ट क्रॉस हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ये डिटेक्ट करने के लिए कि उसकी जो जीनोटाइप है उसको चेक करने के लिए। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो डोमिनेंट फिनोटाइप क्या आई थी? राउंड। अब हमने राउंड का ये उसकी जीनोटाइप चेक करनी है कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो डोमिनेंट फिनोटाइप की जीनोटाइप को चेक करने के लिए, मतलब राउंड जो है ना, राउंड जितने भी उनकी जीनोटाइप चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? टेस्ट क्रॉस करेंगे। और इस टेस्ट क्रॉस के अंदर उस डोमिनेंट फिनोटाइप को हम किसके साथ क्रॉस करवाएंगे? रिसेसिव फिनोटाइप के साथ। देखें बच्चे, और इस समय क्या पता चलेगा कि जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। देखें बच्चे, इसके अंदर आप देखें, ये हमारे पास डोमिनेंट फिनोटाइप है, ये भी हमारे पास डोमिनेंट फिनोटाइप है। इसको क्रॉस किससे करवा रहे हैं? रिसेसिव से। इसको भी किससे करवा रहे हैं? रिसेसिव से। तो बच्चे अगर आप फर्स्ट के अंदर देखें, अब ये अलील, ये दोनों के दोनों क्या है? कैपिटल आर कैपिटल, मीन ये क्या है? होमोजाइगस है। अगर वो होमोजाइगस होगा तो फिर जो अलील पैदा, जो आगे गैमेट्स जो बनेंगे वो एक ही तरह बनेंगे। उन सब गैमेट्स के अंदर कौन सा अलील जाएगा? वो कैपिटल आर जाएगा। अब इधर रिंकल्ड की बात करेंगे, इनके गैमेट्स भी एक ही तरह के बनेंगे, उनके अंदर एक ही तरह का अलील होगा, वो स्मॉल आर होगा। मीन इस केस के अंदर जो F1 जो प्रोजेनी होगी वो आल क्या होंगे? आल राउंड शेप के होंगे। अब इधर आ जाएं, ये डोमिनेंट फिनोटाइप, रिसेसिव फिनोटाइप। अब रिसेसिव चूंकि होमोजाइगस रिसेसिव है तो एक ही तरह का बच्चे वो गैमेट्स प्रोड्यूस हो, उन गैमेट्स के अंदर जो है वो स्मॉल आर अलील मौजूद है। लेकिन इसकी अगर हम बात करेंगे तो बच्चे इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल आर अलील वाले और एक स्मॉल आर अलील वाले। जब इनको आपस में फर्टिलाइजेशन बच्चे इनकी करवाएंगे तो फिर उस वक्त जो हाफ होंगे वो राउंड शेप के आएंगे और जो हाफ होंगे वो रिसेसिव शेप के आएंगे। अब इन रिजल्ट से हमें यह पता चलेगा, अगर सब के सब ऑफ स्प्रिंग राउंड होंगे तो फिर जिसको हम टेस्ट कर रहे थे बच्चे, डोमिनेंट फिनोटाइप जिसको हम टेस्ट कर रहे थे, वो हमारे पास होगी होमोजाइगस। अब अगर ऑफ स्प्रिंग हाफ राउंड आएंगे, हाफ रिसेसिव आएंगे, तो फिर जिस डोमिनेंट फिनोटाइप को हम चेक करेंगे वो क्या होगी? वो हेटेरोजाइगस होगी। मीन उसके अंदर 50 राउंड आएंगे 50% और 50% क्या आएंगे? रिसेसिव, मीन रिंकल्ड वाले। अगर उसके ऑल राउंड आते हैं, सब के सब वो मतलब कि वो जो है ऑफ स्प्रिंग है वो राउंड वाले आते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है कि जिस डोमिनेंट फिनोटाइप को हम चेक करने जा रहे थे वो होमोजाइगस है। नेक्स्ट बच्चे डाई हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। अब बच्चे देखें, अगर हमने मोनो हाइब्रिड में कहा था कि वो एट द सेम टाइम 1 करेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहा था, अगर वो एट द सेम टाइम 2 करेक्टरिस्टिक को सिमल्टेनियसली स्टडी करे, मीन सीड शेप की बात करें, सीड कलर की बात करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। और बच्चे उसने अब यहाँ पर किस किस को क्रॉस करवाया? ट्रू। अब उसने देखें सीड शेप 2 तरह के होंगे बच्चे, राउंड और रिंकल्ड, और कलर की बात करेंगे तो वो 2 होंगे, येलो या ग्रीन। अब उसने ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो, क्योंकि येलो वो भी डोमिनेंट है और ग्रीन जो कलर है वो रिसेसिव है, तो राउंड येलो को उनकी ट्रू ब्रीडिंग को किससे क्रॉस करवाया है बच्चे? रिंकल्ड ग्रीन के साथ। और जितनी भी F1 जनरेशन आएगी वो सारे के सारे कौन से होंगे? राउंड और येलो, क्योंकि जो राउंड था वो रिंकल पे डोमिनेंट है और जो येलो है वो ग्रीन पे डोमिनेंट है। लेकिन अब उसने उनकी जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई F1 की, तो F2 के अंदर बच्चे 2 नई जो है वो कम्बिनेशन आ गई थी जो पेरेंटल नहीं थी। वो कौन कौन सी थी बच्चे? एक हमारे पास थी दो आई थी वो पेरेंटल वाली थी, जो 2 थी वो पेरेंटल नहीं थी। मतलब राउंड येलो ही तो पेरेंटल वाली थी, रिंकल्ड ग्रीन ये भी पेरेंटल थी, लेकिन जो दूसरी 2 नई आई थी कौन कौन सी? राउंड ग्रीन, अब कोई भी पेरेंट राउंड ग्रीन नहीं था। रिंकल्ड येलो, कोई भी पेरेंट रिंकल्ड येलो नहीं था। मतलब जहाँ पर ये जो 2 कम्बिनेशन आ चुकी हैं, ये नई फिनोटाइप्स आ चुकी, ये नई फिनोटाइप्स आ गई, और जो 2 फिनोटाइप हैं वो पेरेंट की तरह के आ गई। और यहाँ पर उसने बच्चे जो फिनोटिपिक उसकी रेशो आई थी वो आई थी 3:9:3:1। अब यहाँ पर 9 बच्चे क्या होंगे हमारे पास? राउंड येलो, 3 क्या होंगे? रिंकल्ड ग्रीन, फिर 3 क्या होंगे? राउंड ग्रीन, और 1 क्या होगा हमारे पास बच्चे? वो हमारे पास होगा रिंकल्ड येलो। सॉरी, यहाँ पर 9 होने हैं राउंड येलो, 3 होने हैं राउंड ग्रीन, 3 होने हैं रिंकल्ड येलो, और 1 क्या होगा? रिंकल्ड ग्रीन होगा। ठीक है बच्चे। अब appearance of these new recombination phenotypes of F2 indicate that some sort of shuffling of allele had occurred during the gametes formation, and Mendel inferred the mechanism of this shuffling as the independent assortment of allele into the gametes। कि जब gametes बनते हैं तो उस वक्त जो allele होते हैं वो independently assort होते हैं, independently separate होते हैं। अब अगर एक gamete के अंदर अगर
राउंड राउंड शेप वाला अलील जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो कलर वाला अलील जाएगा वो हमेशा येलो वाला ही जाएगा। मीन राउंड जो अलील है, राउंड शेप जो अलील है, उसके साथ ग्रीन कलर वाला जो अलील है वो भी जा सकता है। मतलब हमेशा दोनों डोमिनेंट एक साइड पे नहीं जाएंगे, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव भी जा सकता है। हमेशा राउंड के साथ येलो नहीं जाएगा, राउंड के साथ ग्रीन भी जा सकता है। इसी तरह हमेशा रिंकल्ड के साथ ग्रीन नहीं जाएगा, रिंकल्ड के साथ जो है वो येलो भी जा सकता है। और बच्चे यहाँ पर जी देखो वही बात आ गई कि जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या चीज़ थी? रिंकल्ड। तो रिंकल्ड जो है वो ग्रीन के साथ भी जा सकता है, जो रिंकल्ड है वो येलो के साथ भी जा सकता है। इसी तरह जो राउंड है, राउंड की बात करें तो राउंड है वो ग्रीन के साथ भी जा सकता है, राउंड जो है वो येलो के साथ। तो मतलब यहाँ पर टोटल बचे वो 4 जो किस्म के गैमेट्स बनेंगे। ये देखें 4 किस्म के गैमेट्स बनेंगे। उनकी जो फिनोटिपिक होगी वो 9:3:3:1 होगी। और यहाँ पर उसने क्या देता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन 2 क्रॉसिंग पेयर्स ऑफ अ ट्रेट्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, their allele assort independently into the gametes. allele of one pair inherit independently of the allele of the other pair। बच्चे वही बात है कि अगर उसके अंदर राउंड का अलील चला गया है तो ज़रूरी नहीं है कि उधर से येलो का आना है, क्योंकि येलो डोमिनेंट है ना, तो मतलब ग्रीन वाला भी आ सकता है। The distribution of allele of one trait into the gametes has no influence on the distribution of the allele of the other trait। वही बच्चे बार बार एक ही बात रिपीट हो रही। Thus the chance for a plant to be round or wrinkled is independent of its chance of being green or yellow। कि अगर एक प्लांट ने राउंड होना है तो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसके सीड का जो कलर है वो राउंड है या येलो है या ग्रीन है। इस तरह अगर एक सीड रिंकल्ड बन रहा है तो वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो येलो है या ग्रीन है। मतलब ये दोनों के दोनों जो इवेंट्स हो रहे होते हैं ये इंडिपेंडेंटली हो रहे होते हैं। अब बच्चे यहाँ पर देखें ये वही 9:3:1 है। जो 9 आएंगे हमारे पास वो राउंड येलो आएंगे, जो 3 आएंगे वो राउंड ग्रीन आएंगे, जो फिर जो 3 आएंगे वो रिंकल्ड येलो आएंगे, और जो 1 होगा वो रिंकल्ड ग्रीन होगा। 9:3:1 आएंगे। अब पर जो प्रोबेबिलिटी किसे बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप is an independent event, and in F2 offspring of a mono hybrid cross the independent chance for a seed to be round is 3/4। ये देखें हमने जो पीछे मोनो हाइब्रिड में कहा था, हमने कहा था वो वहाँ पर क्या आई थी हमारे पास? रेशो 3:1 फिनोटाइप की। मतलब जो 3/4 होंगे वो राउंड होंगे और 1/4 क्या होंगे? रिंकल्ड होंगे। तो ये उनकी वो कहता क्या है? प्रोबेबिलिटी है। इस तरह सीड कलर की बात करें तो सीड कलर के अंदर अगेन हमारे पास यही रेशो आई थी 3:1। जो मतलब अगर इनको मोनो हाइब्रिड के तौर पर अगर इनको स्टडी करेंगे, मतलब 3/4 वाले कौन से आएंगे? येलो आएंगे, और 1/4 वाले कौन से आएंगे? वो दोनों के दोनों जो होंगे वो मतलब 1/4 जो होंगे वो ग्रीन होंगे। मतलब हमने इनको सेपरेट इवेंट करवाया। और जो राउंड रिंकल्ड वाले उनको हमने अलाउ क्रॉस करवाया तो वो 3:1 आई। उनके कलर के लिहाज से हमने उनको अलग उनका इवेंट करवाया तो वहाँ भी रेशो क्या आई थी? 3:1 आई थी। अब अगर इन्हीं दोनों करेक्टरिस्टिक को अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर स्टडी करें तो इनकी जो फिनोटिपिक कम्बिनेशन हम कैसे कर सकते हैं? इनकी फिनोटिपिक कम्बिनेशन करने के लिए हम जस्ट उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। अब यहाँ पर बच्चे देखें, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चे गौर से, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर टोटल कितने बन रहे हैं? 16। अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ कि राउंड येलो कितने बनेंगे। जब राउंड को मैंने अलग सेपरेट इवेंट के तौर पर किया था वो कितने आए थे? 3/4। जब येलो को मैंने येलो ग्रीन को जब मैंने शेप को मैंने जब अलग इवेंट में किया था वो भी कितने आए थे? 3/4। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर राउंड येलो कितने आएंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 3s are 9 एंड 4 4s are 16। तो देखें वही 9 रेशो आ नहीं गई। अब दोबारा मैं एक और बताएं किसी करते हैं। हम करते हैं राउंड और ग्रीन की। अब राउंड वाले कितने आते हैं? 3/4। ग्रीन वाले कितने आए थे? 1/4 अपने सेपरेट इवेंट के अंदर। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 1s are 3 4 4s are 16। तो कितने आ गए? 3 आ गए। इसी तरह अगर हम रिंकल्ड येलो को करेंगे वो भी 3 आएंगे, और अगर रिंकल्ड ग्रीन को करेंगे तो वो 1 आएंगे। रिंकल्ड ग्रीन कर लेते हैं। ये आ गया रिंकल्ड, ये आ गया ग्रीन। सेपरेट इवेंट के अंदर रिंकल्ड कितना आता था? 1/4। सेपरेट इवेंट के अंदर ग्रीन कितना आता था? 1/4। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? 1/16। तो देखें वो कितने आया? 1। मतलब वही रेशो बन गई 9:3:3:1। और ये हम इस प्रोडक्ट रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे जीन्स की बात करें तो जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं, और उनकी जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होती है। और क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी जो असॉर्टमेंट होती है, उनकी जो सेपरेशन होती है वो भी इंडिपेंडेंट होती है। एंड ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर लिंक टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ जीन लिंकेज ग्रुप। अब बच्चे अगर वो आपस में जीन जो लिंक होंगे तो फिर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट सेपरेट नहीं होंगे, बल्कि वो एज इट इज़ फॉर्म के अंदर ही वो आगे ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाएंगे? वो ट्रांसफ़र होंगे। सिर्फ उन ट्रेड्स के जीन सेपरेट
सेपरेट होंगे, इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट होंगे, सिर्फ वही अलील, वही जीन्स आपस में सेपरेट सिर्फ वही होंगे, जीन्स वो सेपरेट होंगे कि जिनके अलील नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे मौजूद होंगे, या अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं तो वो बहुत ज़्यादा अगर दूर होंगे तब उन्होंने सेपरेट होना, अदरवाइज उन्होंने सेपरेट नहीं होना। और मेंडल को तो क्रोमोसोम का पता ही नहीं था, और उसने जितनी भी 7 कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया था, पीछे हमने भी पढ़े हैं उसके वो एक ही वो जो है ना वो 4 क्रोमोसोम पर मौजूद थे, वो सिर्फ 4 क्रोमोसोम पर मौजूद थे, और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर थे। चूँकि वो दूर थे इसी वजह से वो आसानी से क्या हो गए थे, वो सेपरेट हो गए थे। लेकिन अगर वो जीन जितने क्लोज होंगे, जितना उनके दरमियान जीन लिंकेज जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना उनके दरमियान लिंकेज ज़्यादा होगा, तो अब उन्होंने असॉर्ट नहीं होना, अब उन्होंने सेपरेट नहीं होना, बल्कि एज इट इज़, मतलब वो कहाँ चले जाएंगे, आगे ऑफ स्प्रिंग में चले जाएंगे। अगर उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है जीन्स के दरमियान, फिर वो सेपरेट होंगे। या अगर उनके उनके जो अलील अगर वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद है, तो फिर भी वो अजॉर्ट हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। और मेंडल का बाई चांस क्या हुआ था, उसने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया था, तो उनके जो जीन्स है वो बहुत एक दूसरे से दूर थे, इस वजह से तो वहाँ पर तो आसानी से वो इंडिपेंडेंटली वो अजॉर्ट हो रहे थे, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे थे। लेकिन अब जब बाद में उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा था कुछ जीन ऐसे होते हैं कि जो अजॉर्ट जो सेपरेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके दरमियान क्या मौजूद होता है, जीन लिंकेज मौजूद होता है। And Mendel presented his finding to the Bronze Society for the Study of Natural Science in 1865, and his work was published in the Proceedings of the Society in 1866 that laid the foundation of classical genetics. And his work lay neglected for 34 years, and in 1916 years after his death, 3 botanists, Coren, De Vries and टेस्ट मार्च इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड एंड एक्नॉलेज, मतलब उसके मरने के 16 साल बाद उन्हें पता चला कि बातें वो ठीक करता था। अब इसकी लिमिटेशन की बात करें बच्चे, पहली लिमिटेशन ये कि इसका वो सिर्फ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पे वैलिड था, हालांकि सब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिप्लॉयड नहीं होते। और उसके अलावा बच्चे वही बात आ गई कि एक क्रोमोसोम के जो जितने भी जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट नहीं होंगे, उनके दरमियान जीन लिंकेज मौजूद होगा तो वो कभी भी अजॉर्ट नहीं होंगे, और वो ऑफ स्प्रिंग में ऐसे ही चले जाएंगे अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। नेक्स्ट बच्चे, अगर वो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद हैं तो फिर उनकी आगे जनरेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी, क्योंकि मेल्स के अंदर एक एक्स होता है, एक वाई होता है, और जो मेल्स होंगे उनके अंदर फिर ज़्यादातर जो करेक्टरिस्टिक होगी वो रिसेसिव एक्स लिंक्ड करेक्टरिस्टिक होगी। इसके यूज़फुलनेस या स्कोप की बात करें तो बच्चे म्यूटेशन और क्रॉसिंग ओवर, इसके अलावा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से भी क्या आती हैं, वेरिएशन आती हैं। And it is only due to the crossing over and independent assortment of trait that the characteristic may appear in combination in the next generation, which is often necessary for the adaptation in the, जितनी ज़्यादा वेरिएशन आएगी तो उस इन्वायरमेंट को अडाप्ट करना उतना आसान होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।